हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉस्टिंग सक्सेस। जैसा कि हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा नाउन था वो हमने पढ़ लिया है और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, हमें ये समझना है। प्रोनाउन करता क्या है, क्यों यूज हुआ, क्यों नाउन की जगह यूज हुआ। तो ये है कि नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको रोकने के लिए ही किसका यूज किया गया? प्रोनाउन का। अगर मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसकी जगह पे यूज होता है? किसके? नाउन की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने कहा सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। फिर मैंने कहा सीता इज गोइंग टू मार्केट। आई सेड सीता इज अ गुड गर्ल एंड सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब ये मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, अब आप इनको बोलिए। मैंने कहा सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज गोइंग टू मार्केट। अभी तो मैंने दो ही लिखे हैं, और दो चार लिखती हूँ तो आपको क्या होगा, थोड़ा अनुक्सी आएगी ना, इरिटेशन होता है कि नहीं? वही बार बार वही नाम रिपीट करने में क्या हो जाता है, आपको प्रॉब्लम आने लगती है। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर लिखने को भी दूं, अभी मान लो तो सीता है, मैं कोई बड़ा नाम दे दूं। मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी। मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही निर्दयी शासक था। अब मैं बार बार ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो इसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी लिखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं? आपको इरिटेशन भी होगा, आपको चिढ़ भी आएगी। तो इसी इरिटेशन और इसी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही किसका यूज किया गया है? प्रोनाउन का। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपने फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया कि यहाँ किसकी बात हो रही है? सीता, जो कि क्या है? नाउन है। तो आपने कहा सीता इज अ गुड गर्ल, तो आप यहाँ फिर सीता की जगह, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। क्या? सी। क्यों सी? क्योंकि लड़की के लिए, मेल के लिए आप ही का यूज करते हैं और फीमेल के लिए आप सी का यूज करते हैं। तो मैंने कहा सीता इज अ गुड गर्ल एंड सी इज गोइंग टू मार्केट। अब सही है, आपको बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? आपने कहा, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकती हूँ, अ प्रोनाउन is a word that is used in place of noun। मतलब क्या कि ये जो प्रोनाउन होता है वो किसकी जगह पे यूज हो जाता है? नाउन की। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं, ये तो हमारी हुई डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। देखो टाइप को वैसे तो कोई आपको मैं फोर्स नहीं करूंगी कि आपको लर्न करना ही है, लेकिन टाइप आपको ये समझना होगा कि अगर मैंने ये प्रोनाउन बोला तो इस प्रोनाउन में होता क्या है, ये एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन के टाइप होते कितने हैं। अगर देखो प्रोनाउन के टाइप कहीं आपको 10 मिलेंगे, कहीं 11 मिलेंगे, कहीं 9 ही मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही हम समझ रहे हैं। और इसको लर्न करने की जो ट्रिक है वो ये है, प्रोनाउन के टाइप याद करने की ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक क्या है कि लिखो सबसे पहले क्या? प्राइड। क्या लिखा आपने? प्राइड। क्या लिखा? प्राइड। प्राइड लिखा मैंने। ये प्रोनाउन की टाइप्स हैं, देखो कैसे। अब इन सब का स्क्वायर कर दो। किन सब का? इन सब वर्ड्स का, केवल आर को छोड़ के। केवल आर को छोड़ के आप इन सब का क्या कर दो? स्क्वायर। मैंने कहा पी स्क्वायर, आई स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर, बट आर क्यूब रहेगा और बाकी सब स्क्वायर रहेंगे। अब कैसे समझते हैं? देखो सबसे पहले कौन है? पी। पी
पी स्क्वायर यानी पी के जो पी वर्ड से स्टार्ट होने वाले प्रोनाउन के टाइप हैं वो कितने होंगे? 2। सबसे पहले तो आपने सुना ही होगा कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। ये सुना है कि नहीं? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक तो पी से ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। ये हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया आपके किससे? पी से। अब बात करते हैं अपन आर की। बस याद रखना है कि नाउन प्रोनाउन के टाइप्स में सबका स्क्वायर किया है। प्राइड में आपने सबका स्क्वायर किया है, किसको छोड़ के? आर को छोड़ के। किसको छोड़ के? आर को छोड़ के। चलिए अब आर पे आते हैं। आप लोग बताइए आर पे क्या हो सकता है? आर पे एक होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और क्या होता है? और अगर मैं बात करूं, अब मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है और घर पे होने की वजह से सारे जो सिस्टम है वो सही से प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहे हैं, तो जितना हो पा रहा है आप उसमें ही मैनेज कीजिए, ठीक है? चलिए रिफ्लेक्सिव। अब हार में आपका एक बचा है। क्या बचा है? रिलेटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका कौन सा बचा? कौन सा बचा? रेसिप्रोकल। कौन सा बचा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पी हो गया, आर हो गया। अब बात करते हैं किसकी? पी आर। कौन आया? आई। कौन आया? आई। आई फॉर क्या हो जाएगा? एक तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो ऐसे याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी से इससे पहले कभी प्रोनाउन पढ़ा नहीं होगा। एक्चुअली आपने पढ़ रखा है, मतलब पढ़ा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है। बस क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हैं कि ये प्रोनाउन मतलब क्या नाम है इनके, आपके बस क्या एक रिवीजन की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको बस ये याद रखना है। ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब याद आ जाएंगे, है ना? सबका स्क्वायर करना है, केवल आर का क्यूब करना है, ठीक है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक और बताइए अब आप लोग। देखो आई से इंटेरोगेटिव हो गया। अब कौन सा बचा? एक इंडेफिनिट। कौन सा बचा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई हो गया, पी आर आई। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत? पी आर आई तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बचे कौन? डी और ई। सबका स्क्वायर एंड आर का क्यूब। बोलते जाओ तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है? ठीक है। इसके बाद कौन आया? डी। डी डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव। डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये किससे हो गया? डी से। अब बात करते हैं हम किसकी? ई की। ई फॉर क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? ई फॉर एक तो क्या हो जाता है? इम्फेटिक। क्या हो जाता है? इम्फेटिक। इम्फेटिक या इसको ही आप लोग क्या बोल देते हैं? इम्फेसिस। सॉरी आप देख नहीं रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से आप लोगों को नहीं दिख। तो प्राइड में हमारा जो डी का बचा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर आया कौन? ई। ई फॉर आया इम्फेटिक प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यहाँ पे क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? 11 टाइप्स होते हैं। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए आप लोग। मैंने लिया प्राइड मीनिंग को। प्राइड में मैंने पी का स्क्वायर किया, तो पर्सनल प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने आर का क्यूब लिया, तो आर से आया रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल। ये हो गया क्या? आर से। फिर मैंने आई को लिया, आई से बना इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये हुआ आई से। डी से आ जाइए। डी से आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर आया ई। ई से आया इम्फेटिक एंड एक्सक्लेमेटरी। ये होते हैं 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। देखो
पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, पर्सनल प्रोनाउन, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि ये जो पर्सनल वर्ड है वो किससे बना है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात, किससे बना है, किससे बना है, पर्सन से। किससे बना, आपने कहा जो ये पर्सनल वर्ड है ये किससे बना, पर्सन से। अब पर्सन में भी तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के कहने का मतलब, एक तो लिसनर मतलब एक तो क्या हो जाता है, स्पीकर, बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि नहीं, तो मैं क्या हुई, स्पीकर। आप कौन हुए, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए, लिसनर। और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने बीच में एक्टिव ना हो, तो वो क्या हो गया, नॉन एक्टिव पर्सन यानी थर्ड पर्सन, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सुनो, पर्सन को ही मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, स्पीकर, लिसनर एंड लास्ट इज नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, नॉन एक्टिव, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकेंड पर्सन एंड नॉन एक्टिव पर्सन इज थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में काफी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि मैंने कहा, मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं जो प्रोनाउन है वो कैसा हुआ, स्पीकर हुआ ना, यानी फर्स्ट पर्सन हुआ कि नहीं। तो आपने कहा हाँ आप बोल रही हैं, आप स्पीकर हैं, तो ये क्या हुआ, एक आई जो हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक है, लिसनर, अब सुन कौन रहे हो, तुम सुन रहे हो ना, तुम, तो यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ यानी लिसनर हुआ। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप हुए सेकेंड पर्सन, यानी यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में कोई भी, जैसे आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, हमने तीसरे किसी व्यक्ति को ले लिया, मैंने कहा राम के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो राम कौन हुआ, राम अपने बीच में एक्टिव नहीं है, तो जो थर्ड पर्सन क्या होगा, वो नॉन एक्टिव होगा, जो अपनी कन्वर्सेशन में नहीं होगा, मतलब अपने कन्वर्सेशन के बीच में नहीं होगा, यानी ही, सी एंड इट ऑल्सो इज अ नॉन एक्टिव पर्सन, है ना, आपको ध्यान रखना है, ही, सी एंड इट। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आया, ही, सी एंड इट। चलिए अब इनकी बात करते हैं, ये तो सारे क्या है, सिंगुलर, इनके प्लूरल की बात करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैंने कहा मैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे साथ वाले और दो तीन टीचर आ जाते हैं और वो यहाँ के खड़े हो जाते हैं, तो फिर मैं नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी, हम। मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अकेली हूँ इसलिए बोला, लेकिन बहुत सारे टीचर खड़े हैं साथ में, तो मैं उनके लिए मैं का यूज नहीं करूंगी, किसका यूज करूंगी, हम। यानी आई का आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि आई का जो प्लूरल हो जाता है वो क्या हो जाता है, वी, और वी भी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। तो आई एंड वी कौन हुए, फर्स्ट पर्सन, कौन हुए, फर्स्ट पर्सन, क्यों हुए, क्योंकि बोल रहे हैं। सेकंड पर्सन कौन हुए, यू, आप सुन रहे हो, तो यू का प्लूरल या सिंगुलर भी क्या होता है, यू ही होता है ना। फिर नॉन एक्टिव में थर्ड पर्सन में ही, सी एंड इट, तीनों का प्लूरल क्या हो जाता है, दे, क्या हो जाता है, दे। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो वो होता है थर्ड पर्सन। मैं बोल रही हूँ यानी आई, फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो, यू, सेकेंड पर्सन, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन। आगे बात करते हैं इनके केस के बारे में। देखो, अब हमारे ये जो पर्सन थे, इनमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब इनके कुछ केसेस भी होते हैं कि कुछ कौन सा सब्जेक्टिव केस में होता है, कौन ऑब्जेक्टिव एंड कौन पजेसिव। आपको पता है, बस आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि पॉजिटिव केस है या सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव। देखो मैंने कहा, अब इन सब के बारे में आप बात करेंगे। मैंने कहा सब्जेक्टिव केस, ठीक। यहाँ कौन होगा? ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ थर्ड इज पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव। अच्छा, आपको अगर याद हो, नहीं याद होगा कोई बात नहीं। देखो पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो पजेसिव वर्ड भी किससे बना है? पजेशन से। यानी जो वर्ड्स अधिकार के लिए बताए जाएं, अपना अपनी के लिए जैसे यूज किए जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन में। देखिए सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई कौन है? सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी। वेरी गुड, मी। आई का पॉजिटिव केस क्या हुआ? माई। मैंने कहा दिस इज माई पेन, तो इस पे क्या अधिकार बता रहे कि नहीं, है ना? तो आई का पॉजिटिव केस क्या हुआ? माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी। आई के बाद बात करते हैं हम वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? अस। क्या हुआ? अस। एंड पॉजिटिव केस अवर। ठीक है, वेरी गुड। आई वी, फर्स्ट पर्सन क्लियर। बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? यू। एंड पॉजिटिव केस क्या हो जाता है? योर। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज, अभी आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि आपको सब्जेक्टिव केस कब यूज करना रहता है, कब ऑब्जेक्टिव केस करना रहता है। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वो यू करता है। क्यों? क्योंकि देखो यू का सब्जेक्टिव केस भी सेम है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है? सेम है। इसीलिए क्या करता है? ये कंफ्यूज करता है ना? यू कौन करता है? यू। तो समझेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद सेकेंड पर्सन क्लियर हो गया। थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। वेरी गुड। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड पॉजिटिव केस हिज, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? क्या होगा बताइए? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अच्छा, पॉजिटिव केस आपने बताया हर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सी का? बताइए थोड़ा सोच के मुझे। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? सोच लिया आप लोगों ने? सी का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस? सी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस क्या होता है? हर, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव केस दोनों ही क्या होते हैं? हर। बात करते हैं दे का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वो देम होता है। एंड पॉजिटिव केस क्या होता है? देयर। क्या होता है? देयर। नीचे तक दिख रहा है आप लोगों को? देखो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हाँ, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है एंड पॉजिटिव केस क्या होता है? देम, ठीक है। चलिए आगे अब बात करते हैं। आगे अब हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। आपको याद करने की तो जरूरत नहीं होगी वैसे, लेकिन फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में ही रहेगा हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। देखो इस केस में आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, वही एक पॉइंट से आपका पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। इससे ही एरर बनती है आपके इस पार्ट से, बहुत सारी एरर बनती है, इसीलिए इसको पेशेंस के साथ ध्यान से समझना है। देखो इसमें आपको बस एक ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले आप खुद ही बताओ कि वर्ब के बाद आप कौन सा केस यूज करते हो और वर्ब के पहले कौन सा केस यूज करते हो। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं आप, तो वर्ब के पहले आप हमेशा किसको लेते हो? सब्जेक्ट को लेते हो? नहीं, सब्जेक्ट को लेते हो कि नहीं? तो वर्ब के पहले हमेशा जो केस रहेगा वो कौन सा रहेगा? सब्जेक्टिव केस रहेगा। कौन सा रहेगा? सब्जेक्टिव। और बाद में हमेशा कौन सा केस रहेगा?
ऑब्जेक्टिव। कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्टिव। बस इसी एक पॉइंट को आपको याद रखना है, क्या कि वर्ब के पहले आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करना है और वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। बस इतनी सी बात याद रखनी है, फिर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगी, समझिए। मैंने कहा गिव आई आ पेन। मैंने ये सेंटेंस लिखा आपके सामने, आप बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? खुद सोचिए जरा, 2 मिनट सोचिए और बताइए। मैंने कहा गिव आई अ पेन, ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? सही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? क्यों नहीं लग रहा है? आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ आई की जगह क्या होना चाहिए? मी। ठीक है, आपने बोला कि यहाँ आई की जगह मी तो होना चाहिए, लेकिन मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो आपने बोला मैडम कि देखो यहाँ गिव क्या है? गिव क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। मैंने आपको भी बताया कि वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। जो आई है ये क्या है? आई आपने अभी पढ़ा था कि नहीं? आई क्या है? ये एक सब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब के बाद अब सब्जेक्टिव केस तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ एरर क्या थी? यहाँ आई की जगह कौन होना चाहिए था? मी। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का। इज दैट क्लियर? चलो आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? और एग्जांपल लेते हैं। इसी में एग्जांपल तो बहुत सारे रहेंगे और इससे आपकी एरर भी अच्छी खासी बनती है। ये मत हल्के में मत ले लेना प्रोनाउन को, है ना? जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा हिम। अच्छा, 2-4 सेंटेंस मैं आपके सामने लिखती हूँ, आप लोग एरर फाइंड करो और फिर अपन डिस्कस करते हैं। हिम वॉन्ट्स अ पेन, ये मैंने एग्जांपल लिखा और लिखती हूँ, लिखते जाओ, आप लोग भी सॉल्व करते जाओ। फिर मैंने कहा लेट me/I go there। let me/I go there। फिर मैंने कहा let I/me help she and her। और मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने कहा राम, नाम पे भी बता दे, नाउन भी, क्योंकि आपको क्या है कंफ्यूज कर सकता है कभी, है ना? क्योंकि वो भी तो सेम रहता है, तो इसीलिए नाम पे भी देख लेते हैं। मैंने कहा राम विल हेल्प हर एंड सी। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, राम विल हेल्प हर एंड सी। I saw Ram yesterday। देखिए, अब आपके सामने ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। इनमें आपको ये समझना है कि कहाँ आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है और कहाँ सब्जेक्टिव केस का। इनमें यही आपकी एरर है, कहीं गलत हुआ है, कहीं सही है। चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस की। देखो, हिम वॉन्ट्स अ पेन, सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, उसमें आप वर्ब को पहचानो, फिर वर्ब के बाद क्लियर आपका हो जाएगा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस। देखिए, अब वॉन्ट्स क्या है? एक वर्ब है। वॉन्ट्स इज अ वर्ब। तो वर्ब के पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव। कौन सा आता है? सब्जेक्टिव। तो यहाँ यही तो एरर है, यहाँ हिम की जगह क्या होना चाहिए था? ही। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, जबकि सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो यही एरर थी यहाँ, ही वॉन्ट्स अ पेन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में बताइए क्या एरर है।
देखिए, लेट मी स्लैश आई गो देयर, लेट मी स्लैश आई गो देयर। आप लोग बताइए इसमें क्या आना चाहिए? कुछ तो आप लोगों को याद ही होगा, बोलते ही होंगे अगर थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन आता होगा इंग्लिश का। तो ऐसा होता है तो क्यों होता है, मैं ये पूछ रही हूँ। आपने कहा यहाँ मैडम आई की जगह क्या आना चाहिए? मी। लेट आई गो देयर नहीं, लेट मी गो देयर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो लेट है वो क्या है? आपकी एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस, कौन सा ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ सब्जेक्टिव केस तो लिखना गलत होगा, तो यहाँ आई लिखना क्या होगा? गलत होगा। लेट मी गो देयर, अब ये सही है। इज दैट क्लियर? चलिए, बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख बोल सकते हैं उसमें क्या डाउट है, कैसा है, तो हो सकेगा तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि लेक्चर में ही आपके सारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। लेट आई मी हेल्प सी एंड हर। आप लोग बताइए। देखो, लेट क्या है? वर्ब है। फिर वही बात, लेट भी वर्ब है तो यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस यानी मी आएगा। लेट मी हेल्प, हेल्प भी क्या है? एक वर्ब है। वर्ब है तो वर्ब के इस साइड कौन सा केस, कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ क्या होगा? हर। लेट मी हेल्प हर, नॉट लेट आई हेल्प सी। इज दैट क्लियर? चलिए, फोर्थ सेंटेंस है। अब देखो, ये दोनों मैंने आपको नाउन के ऊपर लिए, जिससे आपका थोड़ा जो डाउट है वो नाउन को लेकर ही बन सकता है। ठीक है, मैंने कहा राम विल हेल्प हर स्लैश सी। देखिए, राम क्या है? नाउन है। ठीक है, वर्ब देखो, आपको सेंटेंस में केवल वर्ब देखनी है। वर्ब कौन है? हेल्प। हेल्प के बाद कौन सा केस, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। गुड, तो ऑब्जेक्टिव बताओ कौन सा केस है? हर है या सी है? हर है ना, तो यहाँ सी लिखना क्या होगा? गलत होगा। राम विल हेल्प हर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कहा ये बताओ कि यहाँ जो राम है वो किस केस में यूज हुआ है और यहाँ जो राम है वो किस केस में यूज हुआ है? आप लोग बताइए, थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि ये जो राम लिखा हुआ है दोनों सेंटेंस में, ये किस केस में यूज हुआ है? सोच लिया? देखो, राम विल हेल्प हर, वर्ब थी, वर्ब के पहले यानी ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या है? वर्ब थी, वर्ब के पहले है यानी कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आया? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आपने कहा कि मैडम ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें जो राम यूज हुआ है वो किस तरह यूज हुआ है? किस तरह? सब्जेक्टिव केस की तरह। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप फिर सेकेंड में बताइए किस तरह यूज हुआ है। देखो, आई सॉ राम यस्टरडे, आई सॉ राम यस्टरडे। अब यहाँ वर्ब कौन सी है? वर्ब क्या है? सॉ। देखना, देखना क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के बाद लिखा है, ये बाद लिखा है मतलब कौन सा केस? कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको यही पहचानना पड़ेगा, और पहचान कैसे पाएंगे आप? जब आपको ये क्लियर होगा कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है।